नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। बौचहा में वोटिंग का काउंटडाउन शुरू। 350 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। 13 प्रत्याशियों की किस्मत का होगा फैसला। जी हां, आपको बता दें कि बौचहा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव की घड़ियां नजदीक आ चुकी है। मंगलवार यानी कि जनता, बीजेपी, वीआईपी, राजद सहित 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने के लिए मतदान करेगी। बौचहा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां कर ली है। मतदान कर्मियों को ईवीएम मशीन और वीवीपैट के साथ भारी सुरक्षा के बीच भेजा गया है ताकि चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष रूप से संपन्न कराया जा सके। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार के साथ वरीय पुलिस अधीक्षक जयंत कांत ने संयुक्त रूप से ईवीएम वितरण केंद्र का निरीक्षण किया और कई तरह के निर्देश भी दिए। मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि सभी प्रकार की तैयारियां हो चुकी है। सभी मतदान केंद्र पर ईवीएम मशीन भेजने का काम किया जा रहा है। चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ ही बिहार पुलिस को लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि बौचहा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1,53,078 पुरुष मतदाता, 1,37,682 महिला मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। आंध्र प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद राज्य में सत्तासीन वाईएसआर कांग्रेस में अप्रत्याशित रूप से बगावत शुरू हो गई है और पार्टी कार्यकर्ताओं ने राज्य के कई जिलों में सड़कों पर धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री एम.एस. सुचारिता ने दूसरा कार्यकाल नहीं मिलने के बाद विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ता के साथ गुंटूर में ऐसे समय में बैठक की जब नई कैबिनेट बन रही थी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि निजी कारणों से वह विधानसभा की सदस्यता छोड़ रही है। सुचरिता कैबिनेट में दोबारा शामिल नहीं किए जाने के कारण नाराज थी, जबकि उनकी सहयोगी दलित नेता नीवनीता और अन्य के दोबारा कैबिनेट में शामिल किया गया है। सुचारिता ने हालांकि दावा किया है कि दूसरा मौका नहीं मिलने से वह अप्रसन्न नहीं है और कहा है कि वह पार्टी में बनी रहेगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा है कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता जरूरी है। टिकैत ने तेलंगाना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगाना भवन पर जनप्रतिनिधि के चल रहे धरना को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्द ही की जाएगी। उन्होंने कहा है कि देश को किसानों की समस्या के समाधान के लिए विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को एक बैठक की जानी चाहिए और ठोस निर्णय लिया जाना चाहिए। किसान नेता ने कहा है कि 13 माह के आंदोलन के बाद किसानों की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण के लिए केंद्र सरकार ने एक समिति गठित करने की घोषणा की और बाद में संयुक्त किसान मोर्चा से इसके लिए 2-3 नाम मांगे गए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो स्कीम है, रकम है सालाना 6,000 रुपये दिया जाता है, जिसमें सरकार अभी कुछ बदलाव की है, जिसकी वजह से आप सभी को एक बड़ी खुशखबरी हो सकता है। इस आर्टिकल को शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ें। जी हाँ, आपको बता दें कि 24,000 तक का फायदा मिल सकता है। मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितनी स्कीम शुरू की है, उनमें से सबसे कारगर प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। आजादी के बाद पहली बार किसानों के अकाउंट में सीधे पैसे भेजे जा रहे हैं, जिसके तहत खेती करने के लिए सालाना 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इसमें से कोई अधिकारी और नेता पैसा खा नहीं पा रहा है, इसलिए आप कृषि विशेषज्ञ या रकम और बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि अन्नदाताओं की स्थिति को सुधारा सके। मध्य प्रदेश में रामनवमी पर हुई खरगोन हिंसा को लेकर जमकर सियासत हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी खरगोन की घटना को लेकर मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खरगोन में रामनवमी पर हिंसा हुई, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि लगातार यहाँ पे अगर देश और प्रदेश में उत्तेजक माहौल बनाएंगे तो उसका दुष्प्रभाव समाज पर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और अनुसांगिक संगठन उत्तेजना फैला रहे हैं। घटना को लेकर कहा है कि ये शासन और इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी कि उनको समय रहते ध्यान देना चाहिए। बता दें, आम आदमी को एक के बाद एक महंगाई का झटका लगता जा रहा है। पेट्रोल, डीजल समेत कई आवश्यक चीजों के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी बीच अब आशियाना बनाने का इरादा रखने वालों को अपनी जेब और ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। दरअसल प्रदेश की सीमेंट कंपनियों ने सीमेंट के दाम बढ़ा दिए। अब सीमेंट खरीदने वालों को 50 रुपये प्रति बोरी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। कंपनियों ने कीमत बढ़ाने के पीछे कोयला और डीजल दामों में बढ़ोतरी का हवाला दिया है। कंपनियों का कहना है कि पेट्रोल, डीजल के साथ साथ कोयले के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। हर दिन दाम बढ़ रहे हैं, लिहाजा उन्हें सीमेंट की कीमतें बढ़ानी पड़ रही है।
छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी विभागों के विभागाध्यक्षों को इस संबंध में पत्र भी भेज दिए गए हैं। वित्त विभाग ने अंशदायी पेंशन व्यवस्था के तहत कटौती खत्म करने का भी आदेश जारी किया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने विधानसभा में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की घोषणा की थी। उन्होंने 9 मार्च को बजटीय भाषण में इस संबंध में ऐलान किया था। बता दें कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने का फायदा राज्य के 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को मिलेगा। छत्तीसगढ़ शासन ने योजना शुरू करने से पहले एक अध्ययन दल राजस्थान भेजा था। इन अधिकारियों ने राजस्थान शासन के वित्त विभाग के अफसरों से योजना पर चर्चा के बाद एक रिपोर्ट बनाई थी। पाकिस्तान में इमरान खान के बाद शहबाज युग की शुरुआत हो गई है। नेशनल असेंबली में उन्हें पीएम पद के लिए चुन लिया गया है। शहबाज शरीफ 8 बजे पीएम मोदी की शपथ भी ले लिए हैं। नेशनल असेंबली में नए पीएम के चुनाव के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सभी सांसदों ने सदन में वॉकआउट किया। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री होंगे। उन्हें नेशनल असेंबली में कुल 174 वोट मिले। सोमवार को संसद की कार्रवाई हुई तो इमरान खान की पार्टी पीटीआई के तमाम सांसदों और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने इस्तीफा दे दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान के समर्थन सड़कों पर आ गए हैं। पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, मुल्तान, क्वेटा में विपक्ष के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी भी चल रही है। विविध चुनाव को तैयारी को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस में संगठनात्मक कार्य के अलावा अन्य मामलों में असंतोष दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग स्तर पर कांग्रेस की स्थिति सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। विशेषकर विदर्भ को कांग्रेस के अनुकूल मानते हुए यहां की स्थिति पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से चर्चा की जाएगी। जल्द ही राहुल गांधी मुंबई के दौरे पर आएंगे। मुकुल वासनिक, पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, माणिकवा राव ठाकरे सहित अन्य प्रमुख नेताओं के माध्यम से कांग्रेस नेताओं, विधायकों की शिकायत, उनकी उपेक्षा के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। बिहार में सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दलों के नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग थम नहीं रहा है। इसको लेकर राजग के दोनों बड़े दल भाजपा और जदयू के नेता लगातार किसी न किसी बात को लेकर एक दूसरे पर कमेंट करते रहते हैं। ऐसे में राजग में शामिल जनता दल यूनाइटेड के संसदीय बोर्ड के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सोमवार को माना है कि आपसी बयानबाजी से नुकसान होता ही है, इससे इनकार नहीं कर सकते। उन्होंने इसका सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेशन गैप को बताया। जदयू के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुशवाहा ने पटना में कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि एनडीए की पहली शर्त नीतीश कुमार का नेतृत्व है, वही एनडीए के बिहार में नेता रहेंगे। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और रहेंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि तेल की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर लोगों को पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग कम कर देना चाहिए। पिछले 16 दिन में ईंधन के मूल्य में वृद्धि बाद शहर में पेट्रोल 115.12 रुपये प्रति लीटर और डीजल 99.83 रुपये प्रति लीटर के दर से बिक रहा है। पेट्रोलियम संरक्षण के मुद्दे पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और अन्य तेल विपणन कंपनियों की ओर से आयोजन एक कार्यक्रम में धनखड़ ने कहा है कि तेल की कीमतों में वृद्धि पर लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद का कार्यकाल दिसंबर 2023 के लिए बढ़ा दिया है। आयोजन विभाग ने इस आशय का आदेश जारी किया। उल्लेखनीय है कि इस परिषद का गठन 7 मार्च 2020 को किया गया था और इसका कार्यकाल मार्च 2022 तक निर्धारित था। इस सलाहकार परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री तथा डॉक्टर अरविंद मायाराम उपाध्यक्ष एवं आयोजन शासन सचिव इसके सदस्य सचिव हैं। चीन में शंघाई के निवासी अब सख्त कोविड-19 लॉकडाउन से परेशान हो गए। अब शंघाई में लोगों को अपने अपार्टमेंट में चिल्लाते सुनाता जा सकता है। सोशल मीडिया पर शंघाई का ऐसा वीडियो अब वायरल हो रहा है। शंघाई कई वीडियो ट्विटर, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही है, जिनमें लोगों को स्थानीय अधिकारी से उलझते और उन्हें परिणाम भुगतने की धमकी देते हुए दिखा गया है। चीन के सबसे बड़े शहर में 5 अप्रैल से लॉकडाउन है और यहाँ देश में कोरोना से बचाव के लिए जीरो कोविड पॉलिसी अपनाई जा रही है। शहर के 2 करोड़ 60 लाख लोग इस समय लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा है कि देश के किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत है, जिसकी सफलता के लिए विपक्षी दलों की एकजुटता जरूरी है। टिकैत ने तेलंगाना के किसानों से फसलों की खरीद को लेकर तेलंगाना भवन पर जनप्रतिनिधियों के चलते धरना संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि किसानों के आंदोलन के लिए स्थान और तिथि की घोषणा जल्दी की जाएगी। कर्नाटक में मंदिरों के बाहर मुस्लिम समुदाय की दुकान न लगा देने के विवाद बढ़ता ही जा रहा है। 9 अप्रैल को एक वीडियो सामने आया था जिसमें मंदिर के बाहर तरबूज बेच रहे मुस्लिम शख्स का ठेला पलट दिया गया था। ऐसा करने का आरोप श्री राम सेना के कार्यकर्ताओं पर लगा था, जिस पर अब कांग्रेस ने संघ परिवार को घेरा है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने पूरे मामले के लिए आरएसएस पर हमला बोला है। बीके हरिप्रसाद ने कहा कि मैंने भी देखा है किस तरह तरबूज बेच रहे अल्पसंख्यक शख्स के ठेले को तोड़ा गया। इससे हमें पता चलता है कि कितने डरपोक है संघ। ब्रिटिश राज में वे भी डरपोक थे। वे ब्रिटिश के एजेंट, जासूस और गुलाम थे। संघ परिवार के ये लोग ब्रिटिश में पेंशन लेते थे।
देश के अधिकतर राज्यों में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तर पूर्व भारत के राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के अलावा दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल में इस सप्ताह बारिश हो सकती है। त्रिपुरा में भी अगले 5 दिनों के दौरान बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा में आगामी दिनों में पारा और चढ़ेगा। भारतीय मौसम विज्ञान के पूर्वानुमान के मुताबिक ताजा पश्चिमी विक्षोभ 12 अप्रैल की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र का प्रभावित करेगा, जिससे गर्मी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। जी हां, आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में अगले 5 दिनों में बारिश हो सकती है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।